जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहाँ आया हूँ, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कुशाभाऊ के निकट के सहयोगी भी रहे, ऐसे श्री शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए, मध्य प्रदेश की शिक्षा को ऊर्जा और गति देने वाले सभी शिक्षाविदों का भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में मन से स्वागत करता हूं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं भाई वीडी शर्मा को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अनेक कार्यक्रम कुशाभाऊ जन्मशती के निमित्त मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किए हैं। और उसमें से एक कार्यक्रम अलग अलग समसामयिक विषयों पर किसी न किसी को बुलाकर संगोष्ठी का आयोजन किया। संगठन के लिए भी, संगठन की मजबूती, प्रशिक्षण, संगठन के कार्यकर्ताओं में विचारधारा का पक्ष ज्यादा मजबूत हो, इस प्रकार के कार्यक्रम, और संगठन की पहुंच समाज के हर तबके तक पहुंचे, इस प्रकार के कार्यक्रम वीडी शर्मा जी ने करे हैं। मैं कुछ महीने पहले भोपाल आया था, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप भी एक विषय पर बोलने के लिए आइए, मगर मुझे एक बात अध्यक्ष जी की समझ में नहीं आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गृह मंत्री को क्यों बुलाया है बोलने के लिए। खैर, अब अध्यक्ष जी ने कहा है तो मुझे बात करनी है, मगर मैं पहले थोड़ी बात कुशाभाऊ ठाकरे पर जरूर करना चाहता हूं। एक महान नेता वो होता है जो रास्ते को जानता है, रास्ते को दिखाता है। ये दो चीजें तो बहुत सारे नेताओं में उपलब्ध हो जाती है आज के जमाने में। रास्ते को जानने वाले भी कई लोग हैं, दिखाने वाले भी कई लोग हैं, मगर कुशाभाऊ एकमात्र ऐसे नेता थे जो रास्ते पर चलते भी थे और साथ में कार्यकर्ता को चलाते भी। रास्ते को जानना, रास्ते को दिखाना और रास्ते पर स्वयं चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है, और वो ही बात कुशाभाऊ को महान बनाती है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भाग्यशाली हैं कि कुशाभाऊ का संपर्क बहुत आप लोगों का आया है। सालों तक कुशाभाऊ जी ने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को घड़ने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, संगठन के पाठ को धीरे 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 अपने कर्तृत्व से पढ़ाने का काम किया। मगर हम गुजरात के लोग भी कुशाभाऊ का बहुत अच्छे तरीके से कुशाभाऊ को जानते हैं, क्योंकि कुशाभाऊ एक लंबे अरसे तक गुजरात के प्रभारी रहे और बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के घर पर रहते रहते उन्होंने कार्यकर्ताओं को घड़ने का काम किया। कुशाभाऊ एक ऐसे नेता थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसा हो वो अगर जानना है तो कुशाभाऊ को जानना पड़ेगा। इस प्रकार के नेता कुशाभाऊ थे, और उन्होंने पूरा जीवन बहुत लंबे बड़े भाषणों करे बगैर, कोई उद्घाटन तो शायद ही किया होगा, कभी चुनाव भी नहीं लड़े, अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियों में पार्टी को भी रास्ता दिखाने का काम किया, कार्यकर्ता को भी रास्ता दिखाना। मैं मेरे जीवन में एक दिन भूल नहीं सकता, विधानसभा क्षेत्र आज मुझे याद नहीं, झाबुआ का विधानसभा क्षेत्र था। मध्य प्रदेश में पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं मगर बहुत लंबे अरसे के बाद सरकार बने, ऐसा वातावरण हुआ था। और रात को मालूम पड़ा, हम लोग कोई विधानसभा क्षेत्र में लगे थे कि कुशाभाऊ आने वाले हैं, तो सभी लोग वहां स्वाभाविक रूप से पहुंचे। कुशाभाऊ जिस परिस्थिति में गाड़ी में से उतरकर कार्यकर्ताओं के बीच में आए, तबीयत बहुत खराब थी।
कुछ बोलने की भी अवस्था शायद नहीं थी। मेरे जैसे जो उनसे ज्यादा मुक्ति से बात कर सकते थे, ऐसे कार्यकर्ताओं ने कहा कुशाभाऊ क्यों आए, कि बस जाते जाते एक बार मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनना देख कर जाना है, सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना है। इस प्रकार का समर्पण शायद ही किसी व्यक्ति में होगा, शायद ही किसी नेता में हो सकता है। कुशाभाऊ जी ना आए तो कोई बुरा नहीं मान सकता। पग में इतनी सूजन थी, उनका इलाज लंबा गुजरात में भी हुआ था, मुझे मालूम है क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, परंतु कोई नहीं बोल सकता। दूसरा, मेरी एक फैक्ट्री पुणे में भी थी, तो मैं वहीं था, वहां एक संघ का कार्यक्रम था, पूर्ण गणवेश का कार्यक्रम था। कुशाभाऊ उस वक्त भी काफी बीमार हो चुके थे। पूर्ण गणवेश के कार्यक्रम में जाना था, कुशाभाऊ ने बाकी सब तो गणवेश पहन लिया, पग में सूजन इतनी थी कि नीचे काले बूट नहीं पहन पाए और चले गए। किसी स्वयंसेवक ने रोक दिया, एक भी शब्द बोले बगैर वो महान आदमी वापिस चला आया। एक स्वयंसेवक को कहा भैया मुझे घर पे छोड़ दे, पूर्ण गणवेश पहनकर आना है, मैंने नहीं पहना है। ये विनम्रता, ये सहजता कुशाभाऊ में थी। कुशाभाऊ अपने आप में एक प्रकार से यूनिवर्सिटी थे कि भारतीय जनता पार्टी और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता कैसे होने चाहिए, इसकी एक यूनिवर्सिटी थे। धार से जन्म लेकर जब तक जीवन रहा, पूरा जीवन संघ के विचार को समर्पित रहा, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहा और पूरे मनोयोग से हर कठिनाई से पार्टी को निकालने में अग्रसर रहे। 19 महीने जेल में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, मगर कुशाभाऊ कुछ भी बने वो हमेशा कुशाभाऊ ही रहे। इतना सरल, सहज और विरल व्यक्तित्व आज उसकी जन्मशती बन रही है। और उस विषय पर बोलने के लिए मुझे यहाँ पर आप लोगों ने उनकी जन्मशती के जो व्याख्यान मालाएं रखी है उसमें बोलने के लिए मुझे आप लोगों ने बुलाया है। तो मैं तो बीडी शर्मा जी का बहुत आभार मानना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां मौका दिया है। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ढेर सारी चर्चाएं देश भर में कई हुई है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। देश में जब जब भी शिक्षा नीति आई तब विवाद जरूर हुई, किसी न किसी ने इसका विरोध किया, किसी न किसी ने इस पर टिप्पणियां की और किसी न किसी ने इसके सामने घोर आपत्तियां दर्ज की, क्योंकि शिक्षा एक विषय ही ऐसा है जिसमें ढेर सारे विचारों का होना जरूरी भी है और होते भी हैं। परंतु एकमात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई 2020 में, इसका आज तक किसी ने विरोध नहीं किया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते वक्त इतना अच्छा कंसल्टेशन हुआ है कि सभी को अपने विचार इस शिक्षा नीति के अंदर प्रतिबिंबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। सभी को लगता है हाँ मैं यही तो चाहता था, हाँ ये तो मैंने कहा है, हाँ ऐसे होना चाहिए। इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे मूल विचारों के आधार पर बनी हुई पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अंग्रेजों के हाथ में जब से शासन आया तब से हम कहीं न कहीं शिक्षा के उद्देश्यों से भटके हैं। शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगारी देना नहीं है, रोजगारी देना होना चाहिए। शिक्षा का मतलब सरकार के लिए, उद्योगों के लिए क्लार्क्स खड़े करना नहीं है। नौकरी तो सब करते हैं, परंतु केवल क्लार्क्स खड़े करना शिक्षा का मतलब नहीं है। शिक्षा मनुष्य के अंदर पड़ी हुई शक्तियों की अभिव्यक्ति है और उसको उत्कृष्ट बनाने का काम शिक्षा करती है।
शिक्षा ये मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन की जो शक्ति है उसका महत्तम उपयोग करने के रास्ते पर अगर मनुष्य को ले जाती है तो ही वो शिक्षा सार्थक शिक्षा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा में समग्र ब्रह्मांड को सम्मिलित करने की, जानने की शक्ति है, क्षमता है। ज्ञान मानव विकास की सभी गतिविधियों का मूल स्रोत है और वो मूल स्रोत से हर बच्चे को मूल स्रोत से परिचय कराना, उसके अंदर ज्ञान, विज्ञान और सभी गतिविधियों के मूल स्रोत को फिर से पुनर्जीवित करने का काम ये शिक्षा है। और इसी नजरिए से ये शिक्षा नीति को बनाया गया है। मित्रों, दुर्भाग्य से एक ऐसी शिक्षा नीति बन गई थी जिसका केवल और केवल आधार रटा रटाया कोर्स बनाकर उसको नौकरी की दिशा में ले जाना, बच्चे के अंदर पड़ी हुई ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को एक प्लेटफॉर्म देना, एक मंच देना, उसके विकास की संभावनाओं को तराशना और उसके न केवल सिर्फ सफल व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति बनाने की दिशा में ले जाना, ये उद्देश्य कभी रहा नहीं था। मित्रों, मैं आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब पूरा अध्ययन आप करेंगे उसका एक अलग ही इंटरप्रिटेशन भी है, मगर हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो अलग प्रकार से करते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन करने वाले कई विद्वानों से मेरी चर्चा हुई है। किसी को इसके अंदर रोजगारी की प्रबल संभावनाएं दिखती है, बेरोजगारी का उन्मूलन दिखता है। कुछ लोगों को इसमें प्राथमिक शिक्षा के अंदर बच्चे की अभिव्यक्ति को एक मंच देने का प्रयास दिखता है। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी के लिए ढेर सारा स्पेस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर दिखाई पड़ता है। कुछ लोगों को अनुसंधान, R&D के लिए बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा स्पेस और बहुत संभावनाएं इस शिक्षा नीति में दिखती है। कुछ लोगों को दुनिया भर के सब अच्छे कोर्सों को भारत के अंदर लाने का एक विचार भी दिखाई पड़ता है और शिक्षा नीति को देखने का एक अलग अलग नजरिया है। परंतु मैं शिक्षा नीति को देखता हूं, ये शिक्षा नीति भारत की आत्मा का उद्घोषणा है। ये शिक्षा नीति भारतीयता की उद्घोषणा है और इस शिक्षा नीति में संपूर्ण भारत के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी मनुष्यों ने जो शिक्षा के विचार रखे थे, वो विचारों को समाहित करने का काम, वो विचारों को नीचे जमीन पर लाने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है। आज तक कभी भी देश की शिक्षा नीति में स्वभाषा को इतना महत्व नहीं दिया गया। इस शिक्षा नीति ने प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में हो, अपनी भाषा में हो, इस पर बहुत बल दिया है और मैं मानता हूं कि बच्चे के विकास की नींव के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चा अपनी भाषा में पहला ज्ञान प्राप्त करे, सोचने की आदत अपनी भाषा में वो डाले और अपनी भाषा में अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जानकारी प्राप्त करे। और ये बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसी भी शिक्षा नीति के अंदर मन की संपूर्ण शक्तियों के विकास के लिए अगर स्पेस नहीं है तो आप व्यक्ति को बड़ा नहीं बना सकते। हमारे यहां शिक्षक को गुरु की उपमा दी है। गुरु की उपमा क्यों दी है? मति लघु लेकर जो विद्यार्थी आता है उसको, उसकी मति को, उसकी बुद्धि को जो गुरु बनाकर घर, मतलब बड़ा बनाकर घर पे भेजता है, वो ही गुरु होता है। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सोचने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका विश्लेषण करने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है।
मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए तर्क की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए स्मृति की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्णय लेने की क्षमता देने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूशन उसको आना चाहिए, और मन की शक्ति बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूशन करने के बाद फिर से इसकी मीमांसा करने की भी आदत होनी चाहिए। अगर इतना बच्चे में प्राथमिक शिक्षा के वक्त हम नहीं डालते हैं तो वो व्यक्ति कभी स्वतंत्र विचारों से बड़ा आदमी नहीं बन सकता। सफल आदमी तो आप बना सकते हो, एक अच्छा डॉक्टर बना सकते हो, एक अच्छा इंजीनियर बना सकते हो, एक अच्छा वैज्ञानिक बना सकते हो, परंतु उसको अगर बड़ा व्यक्ति बनाना है तो उनकी मन की सभी शक्तियों को एक प्लेटफॉर्म देते हुए उसको उन्नत करने का काम, उसका विकास करने का काम अगर शिक्षा नीति करती है तो वो ही शिक्षा नीति सफल शिक्षा नीति मानी जा सकती है। और आप इस शिक्षा नीति के अंदर प्राथमिक शिक्षा पर जितने तत्व डाले गए हैं इसका ध्यान से अगर अध्ययन करेंगे तो मन की शक्ति को बढ़ावा देना, इस पर बहुत बड़ा भार दिया गया है। मित्रों, देश जो बनता है, महान देश की जब रचना करनी होती है तब नदियों से नहीं होता है, पहाड़ों से नहीं होता है, भूमि से नहीं होता है, वृक्षों से नहीं होता है। महान देश महान व्यक्तियों से ही बन सकता है, और महान व्यक्ति बच्चों में से ही छुपी हुई होती है। अगर वो बच्चे को महान बनने का स्वप्न शिक्षा नहीं डाल देती उसके मन में तो वो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति को महान देश बनाने का स्वप्न अगर शिक्षा नहीं देती है तो वो शिक्षा नीति का कोई मतलब नहीं। और हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप ध्यान से देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो सुझाव दिए गए हैं वो सुझाव के अंदर इसको इनबिल्ट किया गया है। मित्रों, मैं आज विवेकानंद जी को भी कोट करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था कि जो शिक्षा आम जन को जीवन के संघर्ष को झेलने के लिए समर्थ नहीं बनाती है वो शिक्षा के कोई मायने नहीं है। जो शिक्षा बच्चे के चरित्र को उद्गति प्रदान नहीं करती है वो शिक्षा के कोई मायने नहीं। जो शिक्षा परोपकार की भावना पैदा नहीं करती है वो शिक्षा के कोई मायने नहीं है। और शिक्षा बच्चे को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने इतिहास से ओतप्रोत नहीं करती है तो वो शिक्षा के कोई मायने नहीं है। और सालों तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इसके बीज डालने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि 20-25 साल में ये जो बीज डाले हैं वो वटवृक्ष कर न केवल भारतवर्ष समग्र विश्व को छाया देने का काम करेगा। इस प्रकार के बच्चे महामानव बनकर यहाँ निकल पाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति ये तीन आधार पर इसका सरल अनुवाद करने का काम हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है। 21वीं सदी का ज्ञान, समग्र ब्रह्मांड का ज्ञान अपनी संस्कृति के साथ अगर बच्चे को हम सिखाएंगे तो ही ये बच्चा आगे निकल पाएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, इसीलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर स्वभाषा को बहुत बल दिया गया है। जो बच्चा अपनी भाषा में नहीं सोचता है वो बच्चा अपनी संस्कृति को नहीं समझ सकता है। जो भाषा सोचने से चिंतन की प्रक्रिया के आगे नहीं बढ़ता है वो बच्चा कभी बड़ा नहीं हो सकता है। जिस बच्चे के तर्क को धार देने की इसमें व्यवस्था नहीं है वो कभी भी स्वतः अपना रास्ता तय नहीं कर सकता है। और जिस बच्चे में विश्लेषण करने की क्षमता की निर्मित न हो वो बच्चा कभी भी अच्छा आयोजक नहीं बन सकता है। और इसमें सिंह जैसा साहस पैदा अगर शिक्षा नीति नहीं करती है तो वो देश का भला नहीं कर सकता है। मित्रों, हमारी शिक्षा नीति के अंदर, हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर अभी जो शिक्षा नीति पहले थी इसका वो हमारी
शिक्षा पद्धति का मूल स्वभाव नहीं था। अब जो नई शिक्षा नीति 2020 में हम लेकर आए हैं वो हमारी मूल शिक्षा के आधार पर है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षा का प्रतिबिंब है। ये शिक्षा नीति भारत के भविष्य की नींव है और ये शिक्षा नीति महान भारत की रचना करने वाली भी नींव है। इसमें कोई विवाद, कोई संशय इसका स्टडी करने वाले को मन में नहीं होगा। भाइयों बहनों, जब मैं आज यहाँ पर आया हूँ तब मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा नीति के 100 पेज के दस्तावेज को आप एक पुस्तक मत मानिएगा। मैंने उसको बहुत बारीकी से देखा है, इसके शब्दों का गहन अर्थ समझने का प्रयास भी किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथागार है। पूरी की पूरी लाइब्रेरी एक ही 100 पेज के पुस्तक के अंदर समाहित कर दी गई है। इतना सारा इसके पढ़ा है कि इसको अपरेंटली अगर आप पढ़ लेंगे, ऊपर तबके पढ़ लेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकालेंगे। इसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं: सामर्थ्य, पहुंच, गुणवत्ता, निष्पक्षता और जवाबदेही। ये 5 प्रमुख स्तंभों के आधार पर, ये 5 प्रमुख लिंब के आधार पर शिक्षा नीति को ऊपर उठाया गया है। वर्तमान में चल रही 10+2 की जो व्यवस्था है उसको बदलकर 5-3-3-4 की नई शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है। वो बहुत सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि शिक्षा के अनेक प्रकार के स्तर आते हैं और ये हर स्तर पर शिक्षा को नए आयाम के साथ, बच्चे के साथ जोड़ना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए एक लेवल पर, एक स्तर पर बच्चे को तय करना पड़ेगा कि मुझे कहां जाना है। उस वक्त उसके पास सारे ऑप्शन खुले हो और उस वक्त वो निर्णय कर पाए, इतनी सक्षमता भी उसमें हो। इस प्रकार से 5-3-3-4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर नए पाठ्यक्रमों की रचना करने वाले हैं। और नए पाठ्यक्रमों में मैंने कहा, जैसे कहा कि मन की शक्ति को बढ़ाना, मन की शक्ति को बढ़ाना, ये मूल चीज पर बहुत थ्रस्ट दिया गया है। वोकेशनल एजुकेशन में एक नए महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण, मुख्य धारा की शिक्षा के बरोबर ही इसको सम्मान देकर हमने इसको स्थान दिया है। भारतीय भाषाएं, हमारी कलाएं और हमारी संस्कृति को हमने प्राथमिकता दी। मित्रों, आज मैं एक बात बड़े मन से कहना चाहता हूं। मैं जब गुजरात से राष्ट्रीय राजनीति में आया तब हमारे एक बड़े नेता थे, अब नहीं रहे। मैं उस वक्त मेरी हिंदी को ठीक ठाक कर रहा था। हर रोज दैनिक जागरण अखबार का एक पेज लेकर हिंदी से गुजराती का अनुवाद कर मेरी हिंदी को मजबूत कर रहा था, क्योंकि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर काम करना था। तो सुबह 10:30 बजे, 6 से 6:30 से 10:30 बजे तक एक ही काम होता था, नाश्ते के अलावे मेरी हिंदी को ठीक ठाक करना। जब हमारे एक नेता को मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि भाई इतनी मेहनत हिंदी के पीछे कर रहे हो, हिंदी तो तुम सीख ही जाओगे, अंग्रेजी क्यों ठीक नहीं करते हो? मैंने बोला, हिंदी से अंग्रेजी सीखने में बहुत सरल भाषा है, मगर मेरे मन में ऐसा हीन भाव नहीं है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता तो मेरी स्वीकृति नहीं आएगी। मेरी भाषा के आधार पर ही देश भर में मेरी स्वीकृति लाना, ये मेरा लक्ष्य है। और मैं अंग्रेजों ने अपना शासन चलाने के लिए कई प्रकार की हीन भावना भारतीय समाज के अंदर निर्मित की, एक लघुता ग्रंथि का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति ठीक नहीं थी, स्ट्रक्चर्ड नहीं थी। उनको मालूम ही नहीं है कि हमारी शिक्षा पद्धति ने शून्य ढूंढा है। उनको मालूम ही नहीं है खगोल शास्त्र के बड़े बड़े सिद्धांत हमारी ही शिक्षा पद्धति ने ढूंढे। हमारी शिक्षा पद्धति ने विज्ञान के हर क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार के अनुसंधान किए। इन्होंने एक ही भावना खड़ी करी, जो अंग्रेजी बोलता है आज भी, उसको हम जरा अहोभाव के साथ देखते हैं। मित्रों, मैं यहां सारे शिक्षाविद बैठे, उनके सामने बड़ी विनम्रता से कहता हूं, भाषा क्षमता की परिचायक नहीं है, भाषा
क्षमता की अभिव्यक्ति करने का माध्यम है। क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है, क्षमता भाषा के अंदर नहीं होती। अगर व्यक्ति के अंदर क्षमता है, अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में हो, कोई उसको इसकी क्षमता को नकार नहीं सकता। अनेक प्रकार की हीन भावनाएं हमारे अंदर, समाज के अंदर खड़ी की है। हीन भावनाओं को, समाज को त्याग करने का समय आ गया है। दुनिया के कई देशों ने अपनी अपनी भाषाओं को समाहित करते हुए, सुरक्षित करते हुए ढेर सारे अनुसंधान करे, चाहे रसिया हो, चाहे चीन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो। तभी उन्होंने अपनी भाषा, सारा अनुसंधान उनकी भाषाओं में हुआ है। भारत क्यों नहीं कर सकता? और इसीलिए मोदी जी ने टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर संपूर्ण अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का एक बीड़ा उठाया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं शिवराज जी को कि मेडिकल एजुकेशन का पहला सेमेस्टर का कोर्स उनका तैयार हो। मैंने पुस्तक देखी भी। और जब बच्चा अपनी भाषा में लिखता है, अपनी भाषा में सोचता है, तो उसको मौलिक चिंतन करने का एक मौका मिलता है। और जब अन्य भाषा में सोचता है तो उसकी सोच कुंठित हो जाती है। अगर उसकी सोच को उन्मुक्त बनाना है, उसकी सोच को उन्नत बनाना है, तो अपनी भाषा में पढ़ने के लिए उसको मौका देना चाहिए। और मोदी जी ने आज समग्र विश्व के अंदर ये तय किया है, कोई भी बड़े से बड़ा फोरम हो, प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो फर्राटे की हिंदी में भाषण करते हैं और पूरी दुनिया ध्यान से सुनती भी है और मानती भी है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये हीन भाव से, लघुता ग्रंथि से समग्र समाज को बाहर लाने का एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारी परंपरा को बच्चा तभी जान सकता है जब वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा। तभी ये जान सकता है जब अपनी मातृभाषा में वो सोचेगा। तभी वो जान सकता है जब अपनी मातृभाषा में वो लिखेगा। और ये उसका अधिकार है। वो अधिकार देने का काम आजादी के 75 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आरंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा गया है। त्रिभाषा के सूत्र को स्वीकार किया गया है। ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा रहेगी। और उसी में से मुझे विश्वास है कि बड़े बड़े विद्वान और बड़े क्षमतावान नागरिक हम पैदा कर पाएंगे। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। किसी भी बच्चे को अगर बड़ा व्यक्ति बनना है तो हमारे यहां तैतरेयी उपनिषद के अंदर पंचकोश की जो शिक्षा पद्धति का वर्णन है, उसको समझे बगैर नहीं कर सकते। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा जिस बच्चे ने नहीं करी होगी, उसको ये कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। मैं तो उसी प्रकार की विद्या से मुझे पढ़ाया गया है। मैं जानता हूं ये तैतरीय उपनिषद क्या है। मगर तैतरीय उपनिषद की टेक्निकलिटी में जाए नहीं बगैर अन्न कोश से लेकर आनंदमय कोश की पूरी यात्रा हमारी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर इनबिल्ट है। और प्राथमिक शिक्षा इसी के आधार पर होने वाली है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे मूल संस्कार को आधुनिक रूप से बच्चों के सामने रखकर उसकी सारी ऊंचाइयों से अवगत कराना, उसकी सारी ऊंचाइयों का फायदा उनको हो, उनकी सारी ऊंचाइयों का उनको अनुभव मिले और वो अपने आप को विश्व मानव बना पाए। इस प्रकार का एक प्रयोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मोदी जी ने करने के लिए हमने सभा है। पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन ये नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखाओं को, उसको भी सभी स्थानीय भाषाओं में, सभी राज्य की भाषाओं में संशोधित किया जाएगा। और विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्ता वाली नए अभ्यासक्रमों की रचना के लिए भी काम करें। इसमें टीचर ट्रेनिंग का भी काम का है। टीचर ट्रेनिंग के लिए भी इस पर बहुत बड़ा ट्रस्ट दिया गया है, बहुत भार दिया गया है। और ये जो भाषाओं का हमारा आग्रह है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको लचीला बनाने का भी सुझाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। भाषा अगर लचीली नहीं बनती है तो भाषाएं समाप्त हो जाती है। भाषा ने सबको स्वीकारने की खुलापन होना चाहिए।